एक लड़की किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथ और पीठ पर लगी चोटों के निशान से पता चल रहा था कि उसे कितना मारा गया है। वो दर्द से कराह रही थी, फिर भी काम करने में लगी हुई थी। और तभी किसी ने उसे आवाज़ दी। एक औरत की तीखी आवाज़ उस लड़की के कानों में पड़ी। ओ महारानी, कितने घंटे लगाओगी जरा सा बर्तन साफ करने में? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और भी काम है करने को। थोड़ा तेज हाथ चलाओगी तो घिस नहीं जाएंगे तुम्हारे ये मुलायम हाथ। इतना कहकर वो औरत वहां से जाने लगी और तभी उसे कुछ ख्याल आया और वो दोबारा उस लड़की के पास आई और उसके बाल पकड़ते हुए और चीखते हुए बोली, अरे सुन, तू अपने डैडी से मेरी शिकायत करके उनको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। आह मम्मी, प्लीज़ छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है और मैंने डैडी से आपकी कोई शिकायत नहीं की है। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बदतमीज लड़की, अब मुझसे जुबान लड़ाती है। ये कहते हुए वो और जोर से उसके बालों को खींचने लगी। उस औरत ने बहुत जोर से उस लड़की के बाल पकड़े हुए थे, जिससे उसे तेज दर्द होने लगा। इतने में ही वहां एक दूसरी लड़की आई और उस औरत से उस लड़की के बाल छुड़ाते हुए बोली, मम्मी क्या कर रही है आप? दी ने कहा ना कि उन्होंने डैडी से आपकी कोई शिकायत नहीं की, तो फिर आप जबरदस्ती की कहानियां क्यों बना रही हो? जीविका, तुम इन सब से दूर ही रहो तो अच्छा है। ये मेरे और तानिया के बीच का मामला है। जीविका ने अपनी मम्मी की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और तानिया की तरफ देखते हुए बोली, दी आप अपने कमरे में जाओ, मैं ये सब कर लूंगी। जीविका की बातें सुनकर तानिया अपने कमरे में चली गई और वो औरत जो कि तानिया की सौतेली माँ थी, वो अपने दांत पीसते रह गई। तो ये नज़ारा है मल्होत्रा हाउस का। जो लड़की अपनी सौतेली माँ के जुल्म सह रही थी, वो तानिया है, जिसकी उम्र 24 साल है। काली गहरी खूबसूरत झील सी आंखें, खूबसूरत चांद सा चेहरा, उस पतले चेहरे पर गुलाब की पंखुड़ियों से पतले गुलाबी होंठ, कमर तक लंबे काले बाल। खूबसूरत दिखने के साथ साथ उसका दिल भी काफ़ी खूबसूरत है। तानिया जब छोटी थी तभी तानिया की मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद तानिया के डैडी मिस्टर जीतेश मल्होत्रा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि तानिया को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। पर मंदिरा से शादी करने के बाद तानिया की तकलीफ़ें कम होने के बजाय बढ़ रही थी। तानिया की सौतेली माँ मंदिरा तानिया को तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वो उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करती थी और जीतेश जी के सामने ऐसा दिखाती थी कि वो तानिया का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। मंदिरा तानिया के बारे में जीतेश जी को तरह तरह की बातें बताती थी, जो कि उसकी बनाई कहानियों से बढ़कर कुछ नहीं थी। वो उनके कान भरने का काम करती थी। वो जीतेश जी को बता चुकी थी कि तानिया का बहुत से लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। इसके लिए जीतेश जी ने बात की सच्चाई जाने बिना ही तानिया के गालों पर जोरदार थप्पड़ मार चुके थे, या यूं कहे कि वो पूरी तरह से मंदिरा के बस में हो चुके थे। वहीं तानिया की सौतेली बहन जीविका वैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका और तानिया का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। जीविका को यह समझ ही नहीं आता था कि उसकी मम्मी तानिया के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है। जब भी मंदिरा उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती तो जीविका उसे उस टॉर्चर से बचाने का काम करती थी। जीविका को बहुत तकलीफ होती थी ये देखकर कि जीतेश जी खुद तानिया के डैड होते हुए भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। तानिया अपने कमरे में आई और अपनी माँ की फोटो को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको पता है डैड और उनकी दूसरी बीवी मिलकर मुझे कितना टॉर्चर करते हैं। मेरे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। पर अब बहुत हुआ, मैं ये टॉर्चर, ये तकलीफ़ें और नहीं सहूँगी।
अब वक्त आ गया है कि मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊं। यह कहते हुए वो अपनी फ्रेंड दृष्टि को कॉल करने लगी और फिर दृष्टि से कहा, दृष्टि, मैं आ रही हूँ। फिर वह चुपके से मल्होत्रा हाउस से निकलकर दृष्टि के अपार्टमेंट की तरफ चली गई। दृष्टि उसका वेट कर रही थी। उसके बाद तानिया अंदर आकर अपना लगेज साइड में रखकर सोफे पर बैठ गई और चैन की सांस ली। उसकी फ्रेंड दृष्टि उदास थी। तानिया ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो दृष्टि अपनी बुझी हुई आवाज में बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तू मुझसे दूर जा रही है, पर सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं तुझे जाने से रोक भी नहीं सकती। फिर तानिया दृष्टि के गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, दृष्टि, तू ऐसे परेशान हो रही है जैसे मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर जा रही हूँ। यू डोंट वरी, एक बार सब कुछ सॉर्टेड हो जाए तो मैं बहुत जल्द तुझसे मिलूंगी। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। अच्छा तो ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैंने तुझे कॉल पर बताया था ना कि आज आरुष का बर्थडे है और उसमें तुझे चलना है। उसने स्पेशली तेरा नाम लेकर तुझे इनवाइट किया है। अगर तू नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा यार। ये आरुष भी ना, लेकिन दृष्टि, इस बार मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। तुझे पता है ना, मैंने पिछली बार भागने की कोशिश की थी और पकड़ी गई थी। मुझे कितना पनिश किया गया था। प्लीज यार, अब मुझ में उनकी पनिशमेंट झेलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। तानिया के कहे शब्दों में उसका दर्द, उसकी तकलीफें साफ साफ झलक रही थी। दृष्टि को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो तानिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, तानिया, तुझे ऐसे देखकर मुझे जीतेश अंकल पर बहुत गुस्सा आता है। तू उनकी बेटी है यार, और मिसेस मंदिरा से पहले तू उनकी जिंदगी में आई है। हाँ, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। इसके लिए डैडी को खुद अपनी आंखों का पर्दा हटाकर समझना पड़ेगा। पर फिलहाल मैं तेरी बात मानकर पार्टी में चलती हूँ, लेकिन मुझे सही सलामत वहां से लाने की जिम्मेदारी तेरी है। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तू रेडी हो जा, फिर हम पार्टी में चलेंगे। उसके बाद दोनों पार्टी के लिए रेडी होने लगे। आज उनके एक कॉलेज फ्रेंड आरुष की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें वो दोनों इनवाइटेड थे। दृष्टि एक कंपनी में जॉब करती थी और तानिया अपने लिए जॉब की तलाश कर रही थी। उसने एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और उसे पूरा यकीन था कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी उम्मीद में तानिया अपना घर छोड़कर उस शहर में शिफ्ट होना चाहती थी। थोड़ी ही देर में दोनों पार्टी के लिए निकल गए। ये पार्टी बार में होने वाली थी। तानिया का प्लान था कि पार्टी अटेंड करने के बाद वो वहाँ से तुरंत ट्रेन पकड़कर दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ एक विला में 4 लड़के लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम कबीर था, जो कॉलेज टाइम में तानिया और दृष्टि का कॉलेज मेट भी था। कबीर बोला, तानिया ने मुझे सबके सामने डंप करके ठीक नहीं किया। उसे उसके की सजा मिलेगी और आज ही मिलेगी। पर कैसे ब्रो? हमें तो ये भी नहीं पता कि तानिया अभी कहाँ होगी। कबीर अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेकर बोला, डोंट वरी, वो आज आरुष के बर्थडे पार्टी में आने वाली है। वहीं पे हम उससे सारा हिसाब चुकता करेंगे। फिर जय की तरफ देखकर एक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जय, ये ले लेना। आज रात ये हमारे बहुत काम आने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसे भी तो पता चले कि कबीर खन्ना से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। कबीर के इतना कहते ही वो सभी एक शैतानी हंसी हंसने लगे। आखिरकार वो लड़की हमें मिल ही गई। अब बस आज रात को उससे अपनी सारी तमन्ना पूरी करनी है। तानिया और दृष्टि पार्टी में आ चुके थे।
केक कटिंग करके आरुष का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। फिर सभी अपना अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगे। तानिया तो ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए वो एक तरफ आराम से बैठी हुई थी। दृष्टि भी बस सॉफ्ट ड्रिंक ही ले रही थी ताकि वो तानिया का ध्यान रख सके। थोड़ी देर बाद एक वेटर आया और तानिया को सॉफ्ट ड्रिंक देने लगा। तानिया ने उसे मना किया, ये कहकर कि वो ड्रिंक नहीं करती, पर वेटर ने ये कहकर उसे वो ड्रिंक दे दी कि ये बस एक सॉफ्ट ड्रिंक है। बेशक ये कबीर ने उस वेटर को पैसे का लालच देकर भिजवाया था। उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर वो तानिया को मदहोशी की हालत में करना चाहता था ताकि उनका काम आसान हो जाए। वहीं दूसरी तरफ उसी बार के एक प्राइवेट एरिया में एक लंबा चौड़ा और हैंडसम आदमी वाइन पी रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में था। ये आदमी और कोई नहीं, मुंबई का एक फेमस बिजनेसमैन आर्य सिंघानिया था। आर्य सिंघानिया, जो कि सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का भी एक जाना माना नाम था। लोगों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए सिर्फ उसका नाम ही काफी था। इतना गुस्सैल और एरोगेंट होने के बावजूद भी लड़कियां उस पर मरती थीं। ऐसा हैंडसम था कि देखने वाला बस उसके चार्म में खो जाए। गहरी काली आंखें, उस पर घनी घनी सी पलकें, परफेक्ट जोलाइन और चेहरे के बाकी फीचर भी कमाल के थे। लंबी नाक और पतले गुलाबी होंठ, जिस पर शायद ही किसी ने मुस्कान देखी हो। दरअसल कल उसकी शादी मुंबई की एक मशहूर एक्ट्रेस और उसकी काइंडलेज फ्रेंड अवनी खुराना से होने वाली थी। पर शादी के एक दिन पहले यानी आज ही के दिन उसे अवनी के उसे शादी करने के असली मकसद के बारे में पता चला था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अवनी जैसी भोली भाली सी शक्ल वाली लड़की ऐसी निकलेगी। आर्य तो उसकी जान ही लेने वाला था, पर उसके मॉम डैड आर्य के सामने गिड़गिड़ा कर उसकी जान की भीख मांगने लगे। इसीलिए आर्य ने उसे छोड़ दिया। पर उसके मम्मी डैडी के सामने शर्त रखी कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसे उसके धोखे के बारे में आर्य को पता चल गया है, क्योंकि वो खुद सबके सामने उसे एक्सपोज करना चाहता था। और दूसरी तरफ तानिया को अब धीरे धीरे ड्रग्स का नशा चढ़ने लगा था। उसका सिर चकराने लगा। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दृष्टि सबके साथ डांस करने में बिजी थी। तभी भीड़ का फायदा उठाकर कबीर और उसके दोस्त तानिया को लेकर एक कमरे में आ गए। जय ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और तानिया को बेड पर पटक दिया। तानिया ने आंखें मलते हुए सामने देखा तो कबीर उसके खड़ा था। उसे देखकर तानिया की भौहें तन गई। अब तक तानिया की हालत भी ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ड्रग्स की ज्यादा मात्रा ड्रिंक में नहीं मिलाई थी। कबीर को अपने सामने देखकर तानिया ने कहा, कबीर, तुम मेरे रिजेक्शन से तुम्हारा पेट नहीं भरा है और क्या चाहते हो तुम? मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हो? तुषार उसकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि तभी कबीर ने हाथ पकड़कर उसे रोका और शातिर सी स्माइल करते हुए तानिया से बोला, बस तुम्हारे इसी गुरूर को आज मैं तोड़ना चाहता हूं जाने मन। इतना कहकर वो तानिया की तरफ बढ़ने लगा। तानिया उसका इंटेंशन समझते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर कबीर के चंगुल से भाग पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। जाने दो मुझे, ऐसा मत करो प्लीज। कबीर ने तानिया को कमर से पकड़कर वापस बेड पर फेंक दिया और बोला, इतनी आसानी से नहीं बेबी। आज तो तुम्हें हम सबको सेटिस्फाई करना है और अपना काम किए बिना तुम यहां से नहीं जा सकती। इतना सुनकर तानिया की आंखों में आंसू आ गए।
वो रोते हुए बोली। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे प्लीज। कबीर ने तानिया की रिक्वेस्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने दोस्तों को इशारा किया। दोनों ने कबीर का इशारा पाकर अपने मजबूत हाथों से तानिया के मुलायम हाथों को कसकर पकड़ लिया। कबीर ने तुषार की तरफ देखते हुए कहा, अब यहां पर जो भी होगा तू उसकी एक वीडियो बना लेना। तानिया, तू अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ा रही है ना? तानिया अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुई उन्हें छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर उन दरिंदों पर कुछ असर हो ही नहीं रहा था। कबीर ने उसके टॉप की बाजुओं को फाड़ दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। तानिया ने एक बार फिर चीखते हुए कहा, कोई है? प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। तुषार अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। कबीर अपने गंदे इंटेंशन के साथ तानिया की तरफ बढ़ता है। तानिया अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए उन्हें छोड़ने के लिए कह रही थी, पर उन दरिंदों पर जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। कबीर ने उसके टॉप की बाजुओं को फाड़ दिया था और अपने कपड़े उतारने लगा। तानिया एक बार फिर चीखते हुए बोली, कोई है? प्लीज मुझे बचा लो। इससे पहले कि कबीर अपने गंदे हाथों से तानिया को छू पाता, तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सामने से एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा आदमी अंदर आकर खड़ा हो गया। कबीर को ये इंटरप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो गुस्से से बोला, कौन हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा? हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम समझ जाओगे कि कबीर खन्ना क्या चीज़ है। उस आदमी को देखकर तानिया मदद के लिए फिर से गुहार लगाने लगी। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज। फिर सामने से एक कड़क आवाज आई, सॉरी बॉयज, मैं शायद गलत टाइम पर आ गया। ये कहते हुए वो वापस बाहर की तरफ मुड़ गया, जिसे देखकर कबीर और उसके दोस्तों के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ गई। उस आदमी को जाता हुआ देखकर तानिया की तो जैसे आखिरी उम्मीद ही टूट चुकी थी और उसके आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। वो समझ चुकी थी कि अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके माँ को याद करने लगी। तभी उस लंबे चौड़े आदमी ने वापस आकर कबीर को एक जोरदार लात मारी, जिससे कबीर एक तरफ गिर पड़ा। फिर उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं गलत टाइम पर आ गया। इनफैक्ट मुझे और जल्दी आना चाहिए था। ये कहते हुए उसने कबीर और उसके दोस्तों पर लात और घूंसों की बरसात कर दी। तानिया बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में आर्य ने अपनी फाइटिंग स्किल से उन सबको ढेर कर दिया। फिर तानिया को अपनी गोद में उठाकर बाहर अपने कार की तरफ जाने लगा। उसकी हालत और अभी अभी जो हुआ उसे देखकर आर्य सोचा कि इस लड़की को ऐसी हालत में यहाँ छोड़ना ठीक नहीं। फिर उसने डिसाइड किया कि वो उस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। आर्य ने कार को अपने फार्म हाउस की तरफ ले जाने के लिए कहा। कार में बैठकर वो अपने बाहों में झूलती तानिया के चेहरे को अपने भावहीन चेहरे के साथ देखने लगा। वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे को निहारते निहारते आर्य की आंखें उसके हाथों पर लगे चोट और जख्मों पर चली गई, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे कितना टॉर्चर किया गया होगा। थोड़ी ही देर में उनकी कार आर्य के फार्म हाउस पहुंच चुकी थी। उसने पहले ही ऑर्डर दे दिया था वहां 2 रूम रेडी करने के लिए।
वहां पहुंचकर वो तानिया को अपनी बाहों में उठाकर अंदर चला गया। तानिया डर के मारे बेहोशी में भी आर्य की शर्त को कसकर पकड़े हुए थी। आर्य ने बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से अपनी शर्ट छुड़वाई, फिर उसे आहिस्ते से बेड पर लेटा दिया। आर्य ने एक फीमेल सर्वेंट को उसके कपड़े चेंज करने के लिए कह दिया और बाहर चला आया। आर्य ने पहले ही एक लेडी डॉक्टर को कॉल करके आने के लिए कह दिया था। थोड़ी देर में उसकी सर्वेंट उसे अंदर बुलाने लगी। अंदर आकर आर्य ने देखा कि तानिया के टॉप की चेन खुली हुई थी और उसकी पीठ जख्मों से भरी हुई दिखाई दे रही थी। तभी उस लेडी सर्वेंट ने कहा, सर, इनके हाथों और पीठ पर चोट के निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया है। आर्य उसके करीब जाकर उसकी चोटों को ध्यान से देखने लगा। उसकी गोरी पीठ पर लाल हो चुके चोट के निशान अभी भी ताजा लग रहे थे। तब तक डॉक्टर भी आ चुकी थी। उन्होंने तानिया को चेक किया और उसके चोटों को भी अच्छी तरह एग्जामिन किया। फिर आर्य की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, ये डर की वजह से बेहोश हो गई है। इन्हें देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी वीक है। इनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है और प्रॉपर नींद नहीं लेने की वजह से इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स और डाइट चार्ट दे दूंगी। उसे फॉलो करने के बाद ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने आर्य को एक मेडिसिन की पर्ची दे दी और वहां से चली गई। फीमेल सर्वेंट ने तानिया के टॉप की जिप को बंद कर दिया। आर्य ने ऑर्डर देते हुए कहा, जब ये होश में आ जाए तो खाना खिला देना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर आर्य अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद आर्य के कमरे का दरवाज़ा नोक हुआ। ये वही फीमेल सर्वेंट थी जो तानिया का ध्यान रख रही थी। आर्य ने दरवाज़ा खोला। सर, उन्हें होश आ गया है, लेकिन वो खाना खाने से मना कर रही है। ये सुनकर आर्य तानिया के रूम की तरफ चला गया। आर्य को अपने सामने देखकर तानिया को थोड़ी राहत महसूस हुई, वरना उसे तो लग रहा था कि वो ना जाने कहाँ आ गई है। क्योंकि आर्य जब उसे कबीर और उसके दोस्तों से बचा रहा था तब तानिया बेहोश हो गई थी। आर्य ने अपने भावहीन चेहरे के साथ तानिया को देखा, फिर फीमेल सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कह दिया। तानिया उसे देखकर पहचान गई कि उसी ने उसे उन हैवानों से बचाया था। वो आर्य से कुछ कहने के लिए हुई, पर आर्य ने उसे पहले ही रोक दिया और कहा, पहले तुम खाना खाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तानिया उसकी बात मानते हुए डिनर करने लगी। आर्य उस कमरे की बालकनी में गया और रेलिंग पर अपना हाथ रखकर कुछ सोचने लगा। फिर उसकी नज़र खाना खाती हुई तानिया की तरफ गई, जो कि किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसे देखकर आर्य के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ गई। शायद आर्य के दिमाग में कुछ प्लान चलने लगा था। डिनर फिनिश करने के बाद तानिया ने आर्य की तरफ देखा। आर्य के ऑर्डर पर एक सर्वेंट आकर टी टेबल को क्लीन कर दिया और उन डिशेस को लेकर बाहर चला गया। फिर आर्य तानिया के बगल में बैठ गया। तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कौन हैं ये तो मैं नहीं जानती, पर थैंक यू सो मच मुझे उन दरिंदों से बचाने के लिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। डोंट वरी, आर्य सिंघानिया अपनी जिंदगी में कोई भी काम बिना किसी मतलब के नहीं करता। आर्य की इस बात को सुनकर तानिया शॉक हो गई। फिर तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? अभी तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम्हें बचाकर मैंने तुम पर एहसान किया है, तो अब तुम्हारी बारी है मेरे इस एहसान की कीमत चुकाने की। ये सुनकर तानिया बिल्कुल सन्न रह गई। वो मन में ये सोचने लगी कि कहीं वो एक हैवान से बचकर दूसरे हैवान के पास तो नहीं आ गई।
अब तानिया को अंदर ही अंदर डर लगने लगा, क्योंकि आर्य डायरेक्टली उसे उसके एहसान की कीमत चुकाने के लिए कह रहा था। वो डरते हुए बोली, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इतना सुनते ही तानिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जिस इंसान को वो जानती तक नहीं, इनफैक्ट आज ही उससे मिली है, तो अचानक से उससे शादी कैसे कर ले। फिर तानिया ने कहा, पर मैं तो आपको जानती तक नहीं और ना ही आप मुझे जानते हैं, तो मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें सीधे तरीके से बात समझ नहीं आती तो आर्य सिंघानिया को जबरदस्ती करनी भी आती है। तानिया तो आर्य की बातों को सुनती ही रह गई। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। वो मन ही मन ये सोचने लगी कि आधी रात को वो यहां से भाग निकलेगी और ट्रेन पकड़कर उस सिटी के लिए निकल जाएगी जहां उसने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। तभी आर्य ने उसके दिमाग को पढ़ लिया और उसकी तरफ अपनी घूरती आंखों से देखते हुए बोला, यहां से भागने के बारे में सोचना भी मत। मुझसे इतनी आसानी से भाग पाना आसान नहीं है, इसलिए मैं जैसा कहता हूं तुम चुपचाप बिल्कुल वैसा ही करोगी। इसी में तुम्हारी भलाई है। कल तुम ब्राइड की तरह रेडी रहोगी और हम कल ही शादी करेंगे। तानिया तो आर्य की बातों को सुनती ही रह गई, पर उसने भी ठान रखा था कि वो किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे यहां से दूर जाना था ताकि वो एक सुकून की जिंदगी जी पाए। आर्य उसके कमरे से बाहर आ गया और अपने सर्वेंट को तानिया का ख्याल रखने के लिए कह दिया। साथ ही अपने बॉडीगार्ड्स को भी ये चेतावनी दे दी कि फार्म हाउस की सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। तानिया की शक्ल देखकर वो समझ चुका था कि वो भागने की कोशिश जरूर करेगी। और इधर पार्टी खत्म होने के बाद दृष्टि पागलों की तरह तानिया को ढूंढने लगी, पर तानिया उसे कहीं भी नहीं मिली। उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने तानिया को एक पल के लिए अपने आप से दूर किया। वो जानती थी कि उस पर खतरा मंडरा रहा था। उसने बार के कोने कोने को छान मारा, पर तानिया उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने उसका फ़ोन भी ट्राई किया, पर उसका फ़ोन तो कबीर और उसके दोस्तों ने तोड़ दिया था, इसलिए वो भी स्विच ऑफ हो गया था। आखिरकार थक हार कर वो वापस अपने अपार्टमेंट आ गई, और दूसरी तरफ जीविका को भी तानिया की बहुत टेंशन हो रही थी। उसे उसकी और भी ज़्यादा टेंशन होती अगर वो उसका मैसेज नहीं पढ़ती जिसमें तानिया ने लिखा था, मेरी प्यारी बहन जीविका, तुम अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र मत करना। मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने यहाँ से दूर जा रही हूँ। जीविका को तकलीफ भी हो रही थी कि अब वो अपनी दी तानिया के साथ नहीं रह पाएगी, और इस बात की खुशी भी हो रही थी कि अब उसे उसकी मॉम और डैड का टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। आधी रात को जैसा कि तानिया ने सोच रखा था, वहां से भाग जाने के लिए उसने भागने की पूरी तैयारी कर ली। उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था, इनफैक्ट कुछ सामान ही नहीं था, क्योंकि कल रात वो बार में ही अपना लगेज भूल आई थी और उसका फ़ोन कबीर और उसके दोस्तों ने पहले ही उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। इसीलिए वो खाली हाथ ही वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसे पता था कि दरवाजे से बाहर निकलना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए वो खिड़की के रास्ते को देखने लगी। पर जैसे ही उसने वहां से नीचे झांका तो आर्य के बॉडीगार्ड्स यमराज की तरह नीचे खड़े थे। इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर तो तानिया के होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो कैसे निकले, क्योंकि फार्म हाउस के चारों तरफ ही सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई थी। आर्य अपने कमरे में इत्मीनान से सो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि तानिया को उसके आगे गिव अप करना ही पड़ेगा। क्योंकि आर्य सिंघानिया की सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ पाना अच्छों के बस में नहीं था। यहां तो फिर भी मासूम सी तानिया थी। आखिर में तानिया ने अपने भागने के प्लान को ड्रॉप कर दिया और चुपचाप बेड पर आकर लेट गई। वो अब समझ चुकी थी कि उसे आर्य से शादी करनी ही पड़ेगी। बेड पर लेटते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि चलो अपने डैड के घर में तो वो चैन से नहीं रह पाई, कम से कम अपने हस्बैंड के साथ तो सुकून से रह पाएगी। क्या पता जो प्यार उसे अपने डैड से नहीं मिल पाया वो प्यार उसके हस्बैंड से मिल जाए। पर आर्य कल तानिया के इस सपने को भी तोड़ने वाला था। ये सोचकर ही तानिया की आंखों में आंसू बहने लगे। वो ऐसे ही आंसू बहाते हुए नींद के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। आर्य कल तानिया के इस सपने को भी तोड़ने वाला था। ये सोचकर ही तानिया की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसे ही आंसू बहाते हुए नींद के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर आर्य अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए फ्रेश होकर जिम में चला गया। 1 घंटे बाद वो जिम से वापस आया और फिर वो शावर लेने वॉशरूम चला गया। तानिया अभी भी सो ही रही थी। थोड़ी देर बाद आर्य रेडी होकर बाहर आ गया। वाइट और ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने ब्रेकफास्ट किया और एक सर्वेंट को तानिया का ख्याल रखने के लिए कह दिया। साथ में उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए तानिया को रेडी करने के लिए। फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कायदे से तो आज उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसे शादी की तैयारियों में बिजी रहना चाहिए था। पर आर्य सिंघानिया का काम इन सब चीज़ों से ऊपर था। उसे अपनी ज़िंदगी में उसे सिर्फ 2 ही चीज़ों से मतलब था, एक तो खुद का बिजनेस और दूसरी उसकी फैमिली। इसके अलावा भी दुनिया में कोई और चीज़ होती है, ये आर्य को शायद पता ही नहीं था। प्यार जैसी चीज़ों का मतलब तो उसे दूर दूर तक पता नहीं था और ना ही वो मतलब रखना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अवनी उसका प्यार है, लेकिन ये उसका भ्रम ही साबित हुआ। अवनी का बिहेवियर उससे और उसकी फैमिली के साथ बहुत ही स्वीट थे। आज तक उसने अवनी का स्वीट बिहेवियर ही देखा था, पर अवनी वो नहीं थी जो आर्य और उसकी फैमिली को दिखाती थी। उसे आर्य से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ उसके नाम से, उसके पैसे से और उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से। जब उसे अवनी की असलियत का पता चला तो उसी पल से उसे प्यार जैसे शब्द फेंक लगने लगे। तब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो इन सब फीलिंग्स को अपने दिल में पनपने नहीं देगा। लेकिन अगर उसे प्यार जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो वो तानिया से शादी क्यों करना चाहता था? ये तो हमें आज उसकी शादी के बाद ही पता चलेगा। आर्य अपने ऑफिस चला गया। जब तानिया उठी तो उसने सामने की तरफ देखा। एक सर्वेंट उसके सामने बैठी हुई थी। वो तानिया की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैडम, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवाती हूँ। सर ने आपका ख्याल रखने के लिए कहा है, इसलिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल सकती हैं। फिर तानिया अपने मन ही मन बोली, बड़े आए ख्याल रखने वाले,
अगर इतना ही ख्याल रखना होता तो जबरदस्ती मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? पर उसने सर्वेंट की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर और शावर लेकर बाहर आ गई। बेड पर उसके लिए एक से एक एक्सपेंसिव ड्रेसेस रखे हुए थे, पर तानिया ने एक सिंपल सा फ्रॉक ड्रेस पहन लिया जिसमें वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसने ब्रेकफास्ट किया और वापस रूम में आकर सोफे पर आराम से बैठ गई। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन, एक 23 साल का लड़का जो दिखने में बेहद हैंडसम लग रहा था। बिल्कुल आर्य की तरह ही काली गहरी आंखें और खूबसूरत सा चेहरा। पर्सनालिटी भी बहुत कमाल की थी उसकी। हाइट 5.11 और सेक्सी मस्कुलर बॉडी। वो एक दूसरे लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अनय भाई, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आज भाई शादी करने वाले हैं, पर यह जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि वो मेकअप की दुकान अवनी मेरी भाभी बनने वाली है। पता नहीं भाई को उसमें क्या दिख गया। अपने मुंह में शुगर घोलने से कोई सचमुच का मीठा तो नहीं बन जाता ना। पता नहीं मीठी मीठी बातें करके क्या साबित करना चाहती है वो, जैसे कि हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अनय उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हाँ, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते छोटे। वो आर्य को पसंद है, लेकिन ये तो सिर्फ हम सब जानते हैं कि वो आर्य के लायक नहीं है। हाँ भाई, वो आर्य भाई की वाइफ तो क्या, उनकी सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं है। फिर वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर सामने की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, काश वो चलती फिरती मेकअप की दुकान मंडप छोड़कर भाग जाए। छोटे, ये क्या बोल रहे हो तुम? अगर वो मंडप छोड़कर भाग गई तो तुम्हारे भाई की शादी किससे होगी? मैं क्या करूं भाई, एक तो वैसे भी वो मुझसे झेली नहीं जाती, शादी के बाद तो वो हमारे साथ ही रहेगी। मैं तो उसके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तभी एक सर्वेंट ने आकर उस लड़के को बुलाया और वो लड़का उस सर्वेंट के साथ चला गया। यह लड़का आर्य सिंघानिया का छोटा भाई युवान सिंघानिया है। उम्र 23 साल और आर्य से 6 साल छोटा है। उसकी तरह ही युवान भी काफी हैंडसम था। खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरा और सेक्सी मस्कुलर बॉडी। छोटा होने की वजह से ये आर्य का लाडला था। आर्य अपने भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन जताता बहुत कम है। युवान भी अपने भाई आर्य को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। युवान के साथ जो दूसरा लड़का था वो अनय सिंह रजावत है, आर्य का बेस्ट फ्रेंड और रजावत इंडस्ट्रीज का वुड बी CEO। ये भी बेहद हैंडसम है। आज आर्य की शादी होने वाली थी, इसलिए सब इसी की तैयारी में लगे हुए थे। आर्य के दादाजी मिस्टर चैतन्य सिंघानिया बार बार ये खबर ले रहे थे कि शादी की सारी तैयारियां ठीक तरह से हो रही हैं या नहीं। उस सर्वेंट को भी दादाजी ने भेजा था युवान को बुलाने के लिए। लिविंग रूम में अपनी छड़ी को पकड़े हुए एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल है, वो बेसब्री से चले जा रहे थे। तभी युवान उनके पास आया और उनकी बेसब्री को देखते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, क्या बात है दादाजी, आपकी एक्साइटमेंट लेवल देखकर तो लग रहा है कि आज शादी भाई की नहीं बल्कि आपकी होने वाली है। ये सुनकर मिस्टर चैतन्य सिंघानिया अपनी छड़ी दिखाते हुए युवान से बोले, नालायक अपने दादाजी से ऐसी बातें करते हैं। मैं तेरी उम्र का तेरा यार नहीं हूं, तेरा दादा हूं दादा। युवान फिर से मजाकिया लहजे में बोला, क्या बड़ी आप भी ना? किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं? अभी तो आप बहुत यंग हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे लिए एक खूबसूरत सी दादी माँ ले आओ। चैतन्य जी युवान को एक छड़ी लगाते हुए बोले, तू इस उम्र में भी मुझे अपनी दादी से पिटवाना चाहता है बदमाश। तू रुक बेटा, आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तू दिन ब दिन और बेशर्म होता जा रहा है। दादू,
दादी माँ तो अभी हेवन में होंगी, उन्हें क्या ही पता चलेगा कि आप यहाँ किसके साथ रास कर रहे हो। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए दादाजी बोले, देख रही हो नीलम अपने पोते को, ये मेरी दूसरी शादी कराने के फिराक में है। बेशर्म कहीं का रुख अभी बताता हूं। फिर युवान आगे आगे और चैतन्य जी उसके पीछे पीछे अपनी छड़ी लेकर दौड़ रहे थे। युवान बीच बीच में जोर से बोल भी रहा था, अरे कोई तो बचा लो इस एंग्री यंग मैन से, नहीं तो आज ये अपनी छड़ी से मार मार कर मुझे अधमरा कर देंगे। फिर इस हालत में मैं हैंडसम भी नहीं लगूंगा और शादी में आई कोई लड़की मुझे लाइन भी नहीं देगी। ओह गॉड, मेरा तो लॉस हो जाएगा यार। तभी युवान दौड़ते हुए एक 3 साल के क्यूट से बच्चे को देखा जो कि बिल्कुल शांत होता है। वो उस बच्चे के पीछे छुपते हुए बोला, थैंक गॉड वेदांश बेटा, आप अपने चाचू को बचाने के लिए आ गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी वो 3 साल का मासूम बच्चा चैतन्य जी के पास गया और बोला, भले दादू, आप चाचू को क्यों मार रहे हो? उसकी स्वीट सी आवाज को सुनकर तो कोई भी अपना गम भुला सकता था। चैतन्य जी अपने घुटने के बल बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे बच्चे, क्योंकि आपके चाचू बहुत बदमाशी कर रहे थे ना, इसलिए। ये कहते हुए दादाजी ने युवान के एक कान को पकड़कर मरोड़ दिया। दादाजी छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तभी एक लड़का वहां आया। वो दिखने में बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वो कैजुअल आउटफिट में था। सिंपल वाइट शर्ट और जीन्स पैंट में भी उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी उभर कर आ रही थी। वो दोनों को इस तरह देखकर बोला, क्या बात है आज हमारे एंग्री यंग मैन की गाज अपने प्यारे पोते पर कैसे गिर गई? देखो ना विवेक भाई, आज हमारे बड्डी मुझे अधमरा करके ही छोड़ेंगे। फिर वो छोटा बच्चा जिसका नाम वेदांश है, वो विवेक के पास जाकर उसके पैरों से लिपट गया। विवेक उसे प्यार से अपने गोद में उठाकर बोला, कैसा है मेरा बेबी? आज तो तुम बहुत खुश होगे ना? आज तुम्हारे डैड की शादी जो होने वाली है, आज वेदांश बेटा को उसकी मम्मा मिलने वाली है। आप खुश हो ना बेटा? वेदांश ने अपने मासूम से चेहरे के साथ हाँ में सिर हिला दिया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी कोसों दूर थी। फिर चैतन्य जी ने युवान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं इस नालायक से शादी की तैयारियों की खबर लेने ही आया था, पर अपनी बचकानी हरकतों से इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। युवान जो अपने कानों को रब करने में लगा हुआ था, वो चैतन्य जी की तरफ देखने लगा। तभी विवेक वेदांश को गोद मिली हुए ही बोला, दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारी चीजें चेक कर ली है, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई हैं। अब बस आर्य के दूल्हा बनने की बारी है। चलो ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ और अपने बिजी दोस्त यानी कि आर्य को भी याद दिला देना कि कम से कम आज टाइम पर आ जाए, आज उसकी शादी है। डोंट वरी दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए, वो टाइम पर रेडी हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मैं और युवान लेते हैं। चलो ठीक है, मैं अब अनिल को देख कर आ रहा हूं, कहीं पता चले कि शादी हो रही है और दूल्हे का बाप ही मंडप में नहीं है। ये कहते हुए चैतन्य जी वहां से जाने लगे तो वेदांश को गोद में लेने वाला यह लड़का विवेक सिंह ओबरॉय है, आर्य का दूसरा बेस्ट फ्रेंड। आर्य, अनय और विवेक तीनों कॉलेज के टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। विवेक ओबरॉय इंटरप्राइजेस का सीईओ है, दिखने में बेहद हैंडसम और डैशिंग है। चैतन्य जी एक कमरे में गए जहां एक 57 साल का आदमी अपने बेड पर लेटकर आराम से एक बुक पढ़ रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे आर्य की शादी की ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। एक्साइटमेंट तो छोड़ो, उसे देखकर लग रहा था कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
चैतन्य जी बेड पर जाकर बैठ गए और उनकी तरफ देखते हुए बोले, अनिल बेटे, मैं ये क्या देख रहा हूं? आज तुम्हारे बेटे की शादी है और एक तुम हो कि कमरे में पड़े हुए हो। पापा, आप तो जानते हैं ना कि मुझे उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। चैतन्य जी ने अनिल को रोकते हुए कहा, बेटा, मैं वो सब नहीं सुनना चाहता। तुम 15 मिनट में तैयार हो जाओ और तुम शादी में आ रहे हो बस। अपना फैसला सुनाकर चैतन्य जी उस कमरे से बाहर आ गए। अनिल जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने डैड की बात को काट पाए और वो उनका बहुत सम्मान भी करते थे, इसलिए वो शादी के लिए रेडी होने लगे। तो ये शख्स है चैतन्य जी के बड़े बेटे और आर्य युवान के डैड मिस्टर अनिल सिंघानिया। सभी शादी के लिए रेडी होकर नीचे हॉल में इकट्ठे हो गए। शादी एक 7 स्टार होटल में होने वाली थी। सभी वहीं जाने वाले थे और आर्य सीधे वहीं रेडी होने वाला था। आज सभी एक थीम बेस्ड वेडिंग आउटफिट्स में थे। क्रीम कलर के कुर्ते और पजामे के कॉम्बिनेशन में आज सिंघानिया मैंशन के सभी आदमी कहर ढा रहे थे। उनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ट्रेडिशनल वियर में सारे मॉडल्स रैंप वॉक करने वाले हैं। हैंडसम आदमियों की ये टोली आर्य की शादी में होटल जाने के लिए निकल गई। आज सभी एक थीम बेस्ट वेडिंग आउटफिट्स में थे। क्रीम कलर के कुर्ते और पजामे के कॉम्बिनेशन में आज सिंघानिया मैंशन के सभी आदमी कहर ढा रहे थे। उनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ट्रेडिशनल वियर में सारे मॉडल्स रैंप वॉक करने वाले थे। हैंडसम आदमियों की ये टोली आर्य की शादी में होटल के लिए निकल गई। छोटा वेदांश भी आज क्रीम कलर के क्यूट से कुर्ते और पजामे में बहुत प्यारा लग रहा था। उसने अपने पैरों में क्यूट से जूते पहने हुए थे और वो अपने युवान चाचू के गोद में था। थोड़ी ही देर में वो सभी होटल पहुंचने वाले थे। वो 7 स्टार होटल बहुत बड़ा और शानदार होटल था। दूर से ही उस होटल की चमक और शान दिखाई देती थी और आज उस 7 स्टार होटल के सामने ताजमहल भी फीका लगने लगा था। शहर का सबसे बड़ा ये होटल भी सिंघानिया परिवार का ही था। थोड़ी ही देर में उस होटल के सामने एक से बढ़कर एक मर्सिडीज कार आकर खड़ी होने लगी। शहर के बड़े बड़े वीआईपी लोगों का आना शुरू हो चुका था। फरारी और मर्सिडीज कार का तो जैसे मेला लग चुका था और उन कारों को देखने के लिए बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सिंघानिया परिवार भी उस 7 स्टार होटल में पहुंच चुका। होटल में सिंघानिया परिवार की एंट्री होते ही वहां आए सभी व्हाइट कॉलर और अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया। उनमें से ऐसे कई लोग थे जिन्होंने सिंघानिया परिवार को आज पहली बार देखा था, वरना तो वो सिर्फ नाम से ही जानते थे। अब सिर्फ आर्य का ही इंतजार था। आर्य के दादाजी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। वो इस शादी से बहुत खुश थे और चाहते थे कि ये शादी अच्छी तरह से निपट जाए। दरअसल आर्य को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, जिसकी वजह से उसे आने में देर लग रही थी। दूसरी तरफ उसी होटल के एक रूम में अवनी दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। थोड़ी देर में वो बिल्कुल तैयार हो गई। लाल रंग के इस शादी के जोड़े में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। तभी अवनी की एक फ्रेंड उसकी तरफ निहारते हुए बोली, ओह माय गॉड अवनी, कितनी खूबसूरत लग रही है यार तू। ये सुनकर अवनी इतराते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही आर्य को पसंद आ गई?
मुझ में कुछ खास क्वालिटी तो होगी ना, जिससे आर्य को सिर्फ मैं ही नजर आई उसकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए। फिर अवनी की दूसरी फ्रेंड बोली, हाँ मानना तो पड़ेगा अवनी, बहुत सारी लड़कियां मिसेस आर्य सिंघानिया बनने का ख्वाब देख रही थीं, लेकिन तूने तो आज सबको पीछे छोड़ दिया और बाजी मार ली। हाँ, क्योंकि मैं ही सिर्फ आर्य की वाइफ बनने के लायक हूँ, दूसरा और कोई नहीं है। ये कहते हुए वो सब हंसने लगी। फिर वो अपने ब्राइडमेड्स के साथ मंडप की तरफ जाने लगी। तभी एक चमचमाती वाइट रंग की फरारी कार होटल के बाहर आकर रुकी और ढेर सारे बॉडीगार्ड उस कार के पास आकर खड़े हो गए। सिंघानिया परिवार को छोड़कर बाकी सबकी नजरें उसी कार पर थी। एक से बढ़कर एक बड़ी शख्सियत वाले लोग वहां आए हुए थे, लेकिन सभी लोग ये देखना चाहते थे कि इतनी हाई सिक्योरिटी और इतना बड़ा रुतबा किसका है। आखिर कौन है उस कार में? और तभी सभी लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ चुका था। आर्य दूल्हे की ड्रेस में बिल्कुल रेडी था। उसने भी क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, ग्रीन कलर का कुंदन का बड़ा सा हार और उसके ड्रेस से मैच करता हुआ सेहरा। इस लुक में वो बेहद खूबसूरत राजकुमार की तरह लग रहा था। जब वो कार से बाहर आया तो सिंघानिया परिवार के साथ वहां खड़े सभी लोग आर्य को देखते ही रह गए। आर्य अपने क्यूट से बेटे वेदांश को अपनी तरफ यूं देखता हुआ देखकर उसके पास चला गया। उसे अपनी गोद में उठाकर उसके माथे को चूम लिया। वेदांश ने भी अपने छोटे छोटे प्यारे होठों से अपने डैड के गालों को चूम लिया। फिर आर्य उसे युवान की गोद में देकर मंडप में जाकर बैठ गया। आज इस शादी में क्या होने वाला था, ये आर्य के अलावा और कोई नहीं जानता था। फिर अवनी भी मंडप में आ गई। उसके आने के बाद शादी की सारी विधियां होनी शुरू हो गई। सभी लोग खुश थे। सारी रस्में कस्में और मंत्र उच्चारण के बाद पंडित जी ने आर्य को अवनी की मांग भरने के लिए कहा। ठीक उसी टाइम वहां लगे म्यूजिक सिस्टम में एक रिकॉर्डिंग बजना शुरू हो गई। उस रिकॉर्डिंग में अवनी की आवाज आ रही थी, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जिसमें वो साफ साफ अपने मुंह से ही कबूल रही थी कि वो आर्य से क्यों शादी कर रही है। अवनी की असलियत सबके सामने आने के बाद सभी लोग अवनी की तरफ देखने लगे। अवनी रिकॉर्डिंग सुनते ही ताव में आ गई। वो अपना घूंघट हटाते हुए बोली, ये क्या बकवास है? आई से स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये नॉनसेंस नहीं, बल्कि तुम्हारा असली चेहरा है। आर्य के इतना कहते ही वहां लगे एक प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगा, जिसमें अवनी अपने डैड को आर्य से शादी करने के पीछे का असली रीजन बयां कर रही थी। अब अवनी की पोल खुल चुकी थी, पर फिर भी अपनी बेशर्मी को जारी रखते हुए वो बोली, हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा आर्य। मैं तुमसे ये शादी तुम्हारी दौलत, शोहरत और प्रॉपर्टी के लिए ही करना चाहती थी, तो इसमें गलत क्या है? आज की दुनिया में किसे पैसे से प्यार नहीं है। तभी युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, भाई बेशर्मी तो देखो इस लड़की की। फिर आर्य अपनी सर्द आंखों से उसकी तरफ घूरते हुए बोला, इतने सालों में क्या तुम ये नहीं जान पाई कि आर्य सिंघानिया को धोखा देना तुम्हारे लिए कितना महंगा पड़ सकता है? अवनी ये जानती थी कि अब वो जिंदा बचने वाली नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली आर्य को ब्लेम करने लगी। ओके, फाइन, मैं समझ गई कि तुम्हें मेरे इरादों का पता चल चुका है और तुम्हारे एक इशारे पर मुझे और मेरे घर वालों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन सच तो यही है मिस्टर आर्य सिंघानिया
कि कोई लड़की ऐसी बनी ही नहीं है कि जो तुम्हें झेल सके। तुम्हारे गुस्सैल और एरोगेंट नेचर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए रेडी होगी। अवनी की इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से आर्य और अवनी को देखने लगे, लेकिन सिंघानिया परिवार के मामले में बीच में बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अवनी की जो भी फ्रेंड्स वहां आई हुई थी वो सभी वहां से दबे पाव खिसकने लगी, क्योंकि वो अवनी के चक्कर में मरना नहीं चाहती थी। और इस बात को वहां आए सभी लोग जानते थे कि सिंघानिया परिवार 1 मिनट में ही किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। सबकी नजरें बस उन्हीं दोनों पर थीं। तभी आर्य अपनी आंखों में एक चमक लेकर बोला, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी शादी इसी मंडप में होगी और आज ही होगी। सिंघानिया परिवार के साथ बाकी के लोग भी हैरान होकर आर्य को देखने लगे। तभी उसी होटल के एक दूसरे कमरे से शादी के जोड़े में तानिया बाहर आई। आर्य ने पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। फिर वो तानिया के पास गया और तानिया का हाथ पकड़ते हुए मंडप तक ले आया। तानिया को देखकर अवनी और बाकी के सभी लोग बस देखते ही रह गए। तानिया खूबसूरत तो पहले से ही थी, लेकिन शादी के जोड़े में तो बिल्कुल किसी ख्वाबों की मलिका बेहद हसीन लग रही थी। तभी दादाजी बोले, ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये लड़की? फिर बीच में युवान दादाजी की बात को काटते हुए बोले, दादाजी ये जो भी है, पर इस मेकअप की दुकान अवनी से तो फॉर बेटर है। थैंक गॉड आपने मेरी सुन ली। फिर आर्य पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तानिया बहुत ही नर्वस और बेचैन थी। आज उसकी शादी हो रही थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, पर उसका कोई भी अपना वहां मौजूद नहीं था। उसने अपनी शादी और अपने फ्यूचर को लेकर ना जाने क्या क्या सपने संजो रखे थे, जो आज उसे टूटते हुए नजर आ रहे थे, या यूं कहे कि आर्य ने तानिया के सारे सपनों को तोड़ दिया था। तानिया कश्मकश में कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। इन सब की वजह से उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, जिसे आर्य महसूस कर रहा था। तभी आंसू की एक बूंद तानिया की आंखों से निकलकर आर्य के हाथों में गिर गई। आर्य ने एक नजर उठाकर तानिया की तरफ देखा। तानिया की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की बूंद चमक रही थी, जो आर्य देख चुका था। कुछ ही देर बाद आर्य ने तानिया की मांग में सिंदूर भरकर उसे मंगलसूत्र पहना दिया। 7 फेरे लेने के बाद वो 7 जन्मों के इस पवित्र बंधन में बंध गया। आर्य ने अवनी के सामने ही आज शादी कर ली। अवनी तो बस देखती ही रह गई। उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आर्य ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो मन ही मन तानिया को देखते हुए बोली, तो तुम्हारी वजह से आर्य मुझसे दूर हो गया। तुम देखना, बहुत जल्द तुम अपने किए पर पछताओगी। तुमने अवनी खुराना से पंगा लिया है, जो तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहते हुए वो वहां से पांव पटकते हुए चली गई। युवान तो बहुत खुश था। वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके भाई की शादी अवनी से हो। वो इसलिए भी खुश था क्योंकि तानिया उसे बहुत स्वीट और प्यारी लग रही थी। आर्य तानिया को दादाजी के पास लेकर गया और तानिया को उनके पैर छूने के लिए बोला। आर्य और तानिया ने दादाजी से आशीर्वाद ले लिया। तभी आर्य ने अपने डैड अनिल जी को देखा। चैतन्य जी ने उन्हें इशारे से हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाया। फिर दोनों ने उनके पैर छुए और अनिल जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया।
तभी युवान चहकते हुए अपने भाई और भाभी को हक करते हुए बोला, कंग्रेचुलेशंस भाई एंड भाभी। युवान के बाद बारी बारी से विवेक और अनय भी उन्हें कंग्रेचुलेट करते लगे। फिर आर्य के एम्प्लॉयर्स भी अपने बॉस और अपनी नई मैडम को कंग्रेचुलेट करने लगे। सभी लोगों ने बधाइयाँ दी और धीरे धीरे वो 7 स्टार होटल खाली होता चला गया। सिंघानिया परिवार की कार अब सिंघानिया मैंशन की तरफ जाने लगी। आर्य और तानिया एक कार में थे और बाकी सब दूसरी कारों में। मैंशन पहुंचने के बाद आर्य और तानिया कार से बाहर आए। दादाजी और बाकी सब पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उनके स्वागत के बाद दादाजी के इशारे पर तानिया ने चावल से भरे कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर सिंघानिया मैंशन में अपना कदम रख दिया। सब शादी अटेंड करते करते बुरी तरह थक चुके थे, इसीलिए अपने अपने कमरों में सोने चले गए। तानिया को भी आर्य के कमरे में पहुंचा दिया गया। वहां आकर तानिया हैरानी से कमरे की एक एक चीजों को देखने लगी। सारी चीजें अच्छी तरह से रखी हुई थी। कमरे का थीम पूरा वाइट था। कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई थी जो काफी खूबसूरत और महंगी लग रही थी। रूम से अटैच्ड एक बालकनी भी था जो ग्लास डोर से होकर जाया जाता था। बेडरूम से अटैच्ड और भी रूम्स थे। फिर तानिया की नजर आर्य के बड़े से मुलायम बिस्तर पर गई, जो कि सफेद लिली और गुलाब से सजा हुआ था, जो कि उनके फर्स्ट नाइट के लिए प्रिपेयर किया गया था। यह देखकर तानिया की आंखें बड़ी हो गई। उसे घबराहट होने लगी और वो सोचने लगी कि आर्य उसके साथ क्या करने वाला है। कहीं आर्य ने यह शादी उसका फायदा उठाने के लिए तो नहीं की थी। तानिया के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे और वो हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान प्लीज, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अब प्लीज आप मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना जिससे कि मैं पूरी तरह टूट जाऊं। तानिया काफी घबराई और डरी हुई थी। उसके शब्दों में उसकी तकलीफें साफ साफ झलक रही थी। फिर उसकी नजर बेड के ठीक पीछे दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गई, जो कि आर्य और वेदांश की थी। उस फोटो में आर्य ने वेदांश को बहुत प्यार से गले से लगा रखा था। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। थोड़ी देर तक उस तस्वीर को देखने के बाद तानिया ग्लास डोर के पास आकर बाहर चांद को निहारने लगी। उस चांदनी रोशनी में तानिया का रंग और भी खिल उठा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आर्य उस कमरे में आ गया। कमरे में आते ही उसकी नजर सबसे पहले अपने बेड की तरफ पड़ी, जो कि फूलों से बिल्कुल सजी हुई थी। फिर उसने तानिया की तरफ अपनी नजरें घुमाई। चांद की रोशनी में तानिया का फेस शाइन कर रहा था, जिसकी वजह से वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तानिया चांद को निहारने में इतनी बिजी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आर्य रूम में आ चुका था। फिर आर्य ने उसके कंधे पर हल्के से अपना एक हाथ रखा, जिससे तानिया हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगी। तानिया ने एक नजर आर्य को देखा, फिर अगले ही पल उस बेड को, जो कि फूलों से सजा हुआ था, जिसे देखकर वो डर से थोड़ी पीछे हो गई और अपनी नजरें झुका ली। आर्य समझ गया कि तानिया घबरा रही है। यह देखकर आर्य को एक शरारत सूझी। उसने अपनी एक उंगली से तानिया के चिन्ह को ऊपर किया और उसके कंधे को पकड़कर बेड की तरफ मुंह करते हुए बोला, देखो ना, आज हमारे लिए कितनी तैयारियां की गई हैं। आई थिंक हमें उनकी इस मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही तानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आर्य भी तानिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसे देखकर तानिया की घबराहट कई गुना बढ़ गई। तानिया डर के मारे एक एक कदम पीछे हटने लगी। आर्य भी उसकी धड़कनें बढ़ाने के लिए उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। अब तानिया के पास पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी।
वो पीछे की दीवार से बिल्कुल सट चुकी थी। आर्य ने अपने दोनों हाथों के मजबूत घेरे से तानिया का रास्ता ब्लॉक कर दिया। दोनों के बीच अब कम फासले रह गए थे। तानिया ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगने लगा कि आज आर्य उसे नहीं छोड़ेगा, पर बड़ी देर तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। आर्य का उसके करीब आने का एहसास नहीं हुआ, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि आर्य उससे दूर खड़ा था। फिर वो अपनी सर्द आवाज में बोला, डोंट वरी, मैंने ये शादी तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं की है। सुनकर तानिया आर्य को हैरान आंखों से देखने लगी, क्योंकि वो आर्य के बारे में कितना कुछ बुरा सोच रही थी। लेकिन आर्य का ये बिहेव देखकर उसे थोड़ी राहत मिल गई थी। तभी आर्य के कमरे में क्यूट सा वेदांश अंदर आया। वो अपने छोटे छोटे कदमों से आर्य के पैरों के पास आकर आर्य के पैरों में छुपते हुए अपनी प्यारी आंखों से तानिया को देखने लगा। आर्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे चूमते हुए बोला, मेरे बेबी को निन्नी नहीं आ रही है। बेटा, आप अभी तक क्यों जाग रहे हो? कोई बात नहीं, आज आपके डैडी आपको सुलाएंगे। इस बात को सुनकर तानिया को शौक लगा। तानिया उनकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, डैडी, तो क्या ये आर्य का बेटा है? वेदांश अभी भी तानिया की तरफ अपनी मासूम आंखों से देख रहा था। फिर आर्य तानिया की तरफ देखते हुए बोला, मैंने मेरे बेटे वेदांश की वजह से तुमसे शादी की है, वरना मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। आर्य के इस एटीट्यूड को देखकर तानिया बहुत धीरे से बोली, हाँ, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने का बहुत शौक चढ़ा है। आर्य उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुमने कुछ कहा क्या? तानिया धीरे से बोली, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने का बहुत शौक है। आर्य उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? अब आगे? तानिया भोली बनते हुए बोली, नहीं तो कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। फिर तानिया की नजर अपनी तरफ मासूमियत से देखते हुए वेदांश पर गई। वेदांश उसे बहुत ही क्यूट लग रहा था। तानिया को बच्चों से बहुत लगाव था। उसने अपने चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल के साथ वेदांश को अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपने पास बुलाया। तानिया को ऐसा करते देख वो बिना देरी किए तानिया की गोद में आ गया। आर्य ये देखकर हैरान ही रह गया, क्योंकि वेदांश जनरली किसी अजनबी के पास नहीं जाता था। तानिया प्यार से वेदांश को अपनी गोद में भरकर उसके प्यारे प्यारे गोल गोल गालों पर किस करते हुए बोली, बेबी, आपको पता है कि आप बहुत ही क्यूट हो। वेदांश अभी भी तानिया के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। अभी भी वो काफी शांत था। जनरली इस उम्र के बच्चे ऐसे शांत नहीं रहते। तानिया इस बारे में आर्य से पूछना चाहती थी कि वेदांश इतना चुप क्यों है, पर अभी उसने ये पूछना सही नहीं समझा। तानिया ने फिर से कोशिश की और वेदांश के चेहरे को निहारती हुई बोली, ओफो, मैं तो क्यूट बेबी को ये बताना ही भूल गई कि वो किसकी गोद में है। बेटा, मैं आपकी नई मम्मा हूँ। तानिया के मुंह से मम्मा शब्द सुनते ही वेदांश के प्यारे प्यारे आंखों में आंसू आ गए। तानिया को भी ये समझ नहीं आया कि वेदांश को क्या हो गया। वो उसे चुप कराते हुए बोली, अलेले, मेरे बेबी को क्या हो गया? बच्चा, क्या तुम्हें मम्मा पसंद नहीं आई? ये सुनकर वेदांश तानिया के चेहरे की तरफ देखने लगा, पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। तानिया ने फिर कहा, अगर आपने अभी रोना बंद नहीं किया तो आपकी मम्मा भी रोने लगेंगी। तानिया का इतना कहा ही था कि वेदांश अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछने लगा।
ये देखकर तानिया उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोली, गुड बॉय। आर्य खड़ा होकर तानिया को देख रहा था, जो वेदांश को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। आर्य को अच्छा लग रहा था। तानिया वेदांश को संभाल ही रही थी कि तभी उसकी पीठ पर उसके भारी कपड़े चुभने लगे। उसके शादी का जोड़ा काफी भारी था। ये देखकर आर्य ने कहा, जाओ तुम चेंज कर लो, वेदांश को मैं संभालता हूं। पर मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। डोंट वरी, तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मैंने इस कमरे में रखवा दिया है। यू कैन गो एंड चेंज नाउ। आर्य तानिया से वेदांश को लेने के लिए हुआ ताकि वो चेंज कर सके, पर वेदांश तानिया की गोद से उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। तानिया को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। फिर तानिया उसके गालों को चूमते हुए बोली, बेटा, मम्मा बस 10 मिनट में आ जाएंगी, तब तक आप अपने डैडी के साथ रहो। वेदांश हाँ में सिर हिलाते हुए आर्य की गोद में चला गया। फिर तानिया भी चली गई और 10 मिनट बाद चेंज करके वापस आ गई। उसने लाइट पिंक कलर का प्रिंसेस नाइट गाउन पहना हुआ था। तानिया ने वापस आकर वेदांश को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद आर्य भी चेंज करने के लिए चला गया। तानिया वेदांश को अपने गले से लगाकर कहानी सुनाने लगी। फिर जब 10 मिनट के बाद आर्य कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि तानिया वेदांश को कहानी सुनाने में बिजी थी और वेदांश भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी कहानी बड़े चाव से सुन रहा था। आर्य तो दोनों की बॉन्डिंग को देखता ही रह गया। तानिया ने एक ही दिन में वेदांश से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। ये देखकर आर्य हैरान था। फिर वो जाकर बेड पर लेट गया। तभी तानिया की कहानी में एक मॉन्स्टर का जिक्र हुआ, जिससे वेदांश डर गया। आर्य की नजरें बेड पर बैठी तानिया और अपने बेटे वेदांश पर थी। वेदांश को डरा हुआ देखकर तानिया ने उसे अपने सीने में छुपा लिया और अपनी कहानी पूरी करने लगी। कहानी पूरी होते होते वेदांश की आंखें बंद हो चुकी थी। उसे सोया हुआ देखकर तानिया उसके माथे को चूमते हुए उसे यूं ही अपने सीने से लगाकर लेट गई। आर्य थोड़ी देर तक तानिया और वेदांश को यूं ही निहारता रहा। फिर उनके करीब आकर वो भी सो गया। अगली सुबह सबसे पहले आर्य की नींद खुली तो उसकी नजर तानिया पर गई, जो वेदांश को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। वेदांश के चेहरे पर भी तानिया के पास सोने से एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। जो सुकून आर्य खुद अपने बेटे को नहीं दे पाया, वो सुकून वेदांश को तानिया से मिल रहा था। आर्य एक नज़र दोनों को निहार कर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसके बाद वो अपने जिम वियर पहनकर जिम की तरफ चला गया। इस वक्त जिम में कोई नहीं था सिवाय आर्य के। करीब 10 मिनट के बाद वहां सभी बॉयज आ गए। कल रात देरी होने की वजह से अनय और विवेक भी सिंघानिया मैंशन में ही रुक गए थे, इसलिए आज जिम में युवान, अनय, विवेक, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सब थे। सभी सुबह सुबह आर्य को जिम में देखकर खुसर खुसर करने लगे। आर्य भी ये समझ रहा था कि ये इम्पोर्टेंट चर्चा किस पर हो रही है, पर उसने इस फालतू टॉपिक पे टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। अनय ने आर्य के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार आर्य वेरी बैड, हमें लगा था कि कम से कम आज तो तू लेट आएगा, पर लगता है शायद कल रात तूने भाभी को डिसअपॉइंट कर दिया। आर्य अच्छी तरह समझ रहा था कि अनय का इशारा किस तरफ था। वो एक नज़र घूरकर अनय को देखने लगा। इतने में वहां युवान आ गया और रही सही सारी कसर पूरी करते हुए बोला, भाई, भाभी के साथ आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत खुश हूं कि आपने उस अवनी खुराना को डंप करके भाभी से शादी कर ली। भाभी तो बहुत ब्यूटीफुल है। आई एम श्योर आपकी फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस बहुत रोमांटिक रहा होगा। पीछे आस्तिक और भाविक मुंह दबाकर हंस रहे थे।
क्योंकि सब के सब आर्य की फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस के पीछे पड़े हुए थे। विवेक भी बार बार यक्षित से बस यही पूछे जा रहा था और फिर आर्य ने 100 सवाल का एक जवाब देते हुए कहा, इनफ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को मेरे फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस पर इतना इंटरेस्ट क्यों है। मैं तुम सबको यही सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग भी शादी कर लो, फिर खुद ही जान जाओगे। और तुम सब कान खोलकर सुन लो, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ वेदांश के लिए की है, ताकि उसको उसकी मां का प्यार मिल जाए। बस इसके अलावा इस शादी का और कोई मतलब नहीं है। इतना सुनते ही वहां भारी सन्नाटा छा गया। सभी एकदम साइलेंट हो गए, क्योंकि वो सभी अच्छी तरह जानते थे कि आर्य को अगर गुस्सा आ गया तो उसे शांत करना किसी के भी बस में नहीं था। अगर अभी किसी ने कुछ भी कह दिया या पूछ लिया तो अंजाम काफी भारी हो सकता था। फिर चुपचाप सभी जिम करने के बाद अपने अपने रूम की तरफ चले गए। आर्य के जाने के बाद तानिया भी नींद से जाग चुकी थी, क्योंकि उसे अपने घर में जल्दी उठने की आदत थी। घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। सुबह उठकर वेदांश को खुद से अलग करके बेड पर अच्छी तरह सुला दिया। फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो एक सर्वेंट उसके रूम के डोर पर नॉक करने लगा। तानिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सर्वेंट अपने हाथ में एक पैकेट लेकर खड़ा था। उसने वो पैकेट तानिया को देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, ये बड़े साहब ने आपके लिए भिजवाया है। तानिया ने अंदर आकर उस पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें रेड कलर की साड़ी थी, जो ना तो हल्की थी और ना ही बहुत ज़्यादा भारी थी। तानिया शॉवर लेकर तैयार होने लगी। तानिया को साड़ी पहननी पहले से आती थी, इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने आराम से वो साथ पहन ली। फिर ड्रेसिंग मिरर के पास आकर बाकी ज्वेलरीज पहनने लगी। गले में उसने आर्य के नाम का मंगलसूत्र पहना और दादाजी की भिजवाई हुई साड़ी से मैच करता हुआ कुंदन का हार। कानों में मीडियम साइज की इयररिंग्स पहने। बालों को उसने खुला ही रखा था। इस लुक में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वेदांश अभी भी सो ही रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और नीचे की तरफ जाने लगी। नीचे सभी खड़े थे। चैतन्य जी, अनिल जी, युवान, आर्य, विवेक, अनय के साथ घर के और भी लोग थे। जैसे ही तानिया वेदांश को गोद में लेकर नीचे उतरने लगी, सबकी नजरें यकायक उस पर टिक गई। वो बिल्कुल वेदांश की मां लग रही थी। सबको अपनी तरफ यूं देखते हुए देखकर तानिया अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उनकी तरफ देखकर वो मन ही मन सोचने लगी, क्या यहाँ के सभी फैमिली मेंबर लड़के ही हैं? तानिया का यह सोचना जायज था, क्योंकि वहाँ सभी फैमिली मेंबर मेल ही थे। वहाँ पर फीमेल के नाम पर काम करने वाली सर्वेंट्स ही थी। मतलब उसके अलावा और कोई फीमेल मेंबर सिंघानिया फैमिली में नहीं थी। नीचे आकर तानिया ने सबसे पहले दादाजी के पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। फिर उसने अनिल जी के भी पैर छुए। उन्होंने भी तानिया को आशीर्वाद दिया, पर उनका चेहरा पूरी तरह भावहीन था। तानिया दादाजी से कहकर वेदांश को उसके कमरे में रेडी करने के लिए ले गई। तानिया ने सबसे पहले उसे नींद से जगाया, लेकिन वेदांश नींद में कुनकुनाते हुए वापस अपने छोटे छोटे हाथों से तानिया की गर्दन को थाम लिया। लेकिन तानिया उसे प्यार से उठाते हुए बोली, वेदांश बेटे, अगर आप ऐसे ही मम्मा की बाहों में सोते रहोगे तो आपको मम्मा के हाथों से आपकी फेवरेट डिश खाने को नहीं मिलेगी। क्या आप ऐसा चाहते हो? फेवरेट डिश का नाम सुनकर वेदांश ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और मासूमियत से ना में सिर हिला दिया। ये देखकर तानिया उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, गुड बॉय।
फिर उसे रेडी करने के लिए वॉशरूम में ले गई। थोड़ी देर बाद वो उसे रेडी करके बाहर ले आई। तब तक घर के सभी लोग रेडी हो चुके थे और सभी हॉल में हाजिर थे। युवान वेदांश को तानिया के गोद से अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। फिर चैतन्य जी तानिया का वेलकम करते हुए बोले, आपका इस घर में स्वागत है बेटा। तानिया ने उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और थैंक यू कहा। चैतन्य जी तानिया का सबसे परिचय करवाने के अंदाज में बोले, आइए सबसे पहले हम आपका सबसे परिचय करवाते हैं, पर इससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे बेटा। जी मेरा नाम तानिया मल्होत्रा है। चैतन्य जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज से आप तानिया आर्य सिंघानिया हैं। तानिया ने से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। चैतन्य जी अपना इंट्रोडक्शन राउंड जारी रखते हुए बोले, सबसे पहले हम अपने आप से शुरुआत करते हैं बेटा। हम हैं आपके दादाजी मिस्टर चैतन्य सिंघानिया। तानिया उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। फिर वो अनिल जी की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये है आपके डैड मिस्टर अनिल सिंघानिया। तानिया उनके भी पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद लेती है। फिर युवान की तरफ देखते हुए बोले, ये है हमारा सबसे शैतान पोता आर्य का छोटा भाई और आपका देवर युवान सिंघानिया। युवान खुश होकर तानिया को गले लगा लेता है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आर्य की जलती आंखें उसे ही घूर रही हैं। फिर एक एक करके दादाजी तानिया को विवेक और अनय से मिलवाते हैं। दोनों अपनी भाभी से हैंडशेक करते हुए उन्हें सिंघानिया फैमिली में वेलकम करते हैं। इसी तरह से वो तानिया का परिचय आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत से भी करवाते हैं। ये चारों भी सिंघानिया मैंशन में ही रहते थे। आस्तिक राजवंश आर्य का चीफ बॉडीगार्ड है जो बेहद खतरनाक है। आर्य और सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर्स की सिक्योरिटी इसी के हाथ में है। भाविक, ध्रुव और एकांत आर्य के वंडरफुल टीम ब्लैक जैगुआर स्क्वाड के हेड्स थे। इस स्क्वाड के नाम से बड़े बड़े माफिया कांपते थे और इस पूरी टीम का हेड खुद आर्य सिंघानिया था। क्या वेदांश आर्य का बेटा है या आर्य ने उसे गोद लिया है? क्या थी वेदांश की सच्चाई? ऐसा क्या हुआ था जो सिंघानिया परिवार में एक भी फीमेल मेंबर नहीं है? ये जानने के लिए बने रहिए इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।